नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिले। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि उन्होंने कमला हैरिस से मुलाकात की। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया गया और इस दौरान पाकिस्तान आतंकवाद में शामिल होने को लेकर भी बात कही गई। कमला हैरिस ने कहा, पाकिस्तान में आतंकी संगठन काम करते हैं। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच हुई ये मुलाकात और दोनों के बीच 1 घंटे तक कई मुद्दों पर अहम चर्चा की गई। इस दौरान कमला हैरिस ने भारत की काफी सराहना की है और साथ ही काफी अहम बातचीत की गई। पीएम मोदी और कमला हैरिस के बीच 1 घंटे बात हुई है और इसके साथ ही आपको बता दें, व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। आतंकवाद के मुद्दे पर अहम चर्चा की गई। साथ ही पाकिस्तान में मौजूदा हालात और आतंकी संगठन होने को लेकर भी बात की गई है। और इसी के साथ ही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। तो यूपी के बलरामपुर से एक खबर निकलकर सामने आई है, जहां संदिग्ध अवस्था में शव मिलने की वजह से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंच गई है पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रेहरा बाजार के जाफराबाद बाजार का पूरा मामला, जहां पर संदिग्ध अवस्था में एक शव मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को उस पूरे मामले की सूचना दी, जिसके बाद मुख्य मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही साक्ष्य जुटाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। रेहरा बाजार के जाफराबाद बाजार का पूरा मामला सामने आया है। और हाथरस की गुड़िया कांड से जुड़ी ये खबर सामने आई है, जहां पर अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के पहुंचने का मामला बताया जा रहा है, जहां दलित अब कीड़े मकोड़े नहीं हैं, चंद्रशेखर ने कहा। और रावण की चेतावनी से जिला प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने जेसीबी से कराई साफ सफाई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि चंद्रशेखर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। रावण की चेतावनी से जिला प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है और साथ ही प्रशासन ने जेसीबी से साफ सफाई करवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच देर रात करीब 1:45 बजे पहली मुलाकात हुई है। कमला हैरिस और पीएम मोदी की मुलाकात में पाकिस्तान के आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया। बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठा तो फिर कमला हैरिस ने खुद ही कह दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद में शामिल है और वहां आतंकी संगठन काम करते हैं। व्हाइट हाउस में दोनों ही नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक कई मुद्दों पर बातचीत की गई। इस दौरान ये अहम चर्चा की गई और कमला हैरिस ने कोरोना के दौरान भारत के उठाए गए कदम और अंतर्राष्ट्रीय मदद और वैक्सीनेशन की तारीफ की है। पीएम मोदी ने भी कोरोना काल में मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो भारत दौरे पर आती हैं तो पूरे देश को काफी खुशी होगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय मूल के किसी अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारतीय प्रधानमंत्री का उन्होंने स्वागत किया हो। ऐसे में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री का स्वागत कर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो भारत के पीएम का स्वागत करके बहुत खुश है। तो वहीं इस बातचीत में पीएम मोदी ने कमला हैरिस की भी काफी तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि कमला हैरिस पूरी तरह से कमला हैरिस की तारीफ की और कहा कि पूरी दुनिया के लिए कमला एक प्रेरणा जैसी हैं। निगाहें बाइडेन और पीएम मोदी के बीच आज होने वाली मुलाकात पर कमला हैरिस से हुई मुलाकात के बाद अब सबकी निगाहें राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी के बीच होने वाली मुलाकात पर है। साथ ही भारतीय समय के मुताबिक व्हाइट हाउस में रात 8:30 बजे पीएम मोदी और जो बाइडेन की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करने वाले हैं और यकीनन माना जा रहा है कि बाइडेन समेत पूरा अमेरिका ही पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहा है। बाइडेन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ रात 11:30 बजे व्हाइट हाउस में ही बैठक करेंगे। साथ ही क्वाड में भी चीन, पाकिस्तान और तालिबान पर नकेल कसी जाएगी।
क्वाड से ही पहले पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम मॉरिसन और तड़के 3 बजे करीब जापान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं और वो लगातार तमाम बैठकें कर रहे हैं और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात के बाद अब उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की है। ये मुलाकात कई मायनों में काफी अहम बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मोदी और योशिहिदे सुगा के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय विकास, व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और P2P संबंधित मुद्दों पर बातचीत की गई। दरअसल अमेरिकी यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्वाड देशों को राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर अहम चर्चा की जा रही है। और इस दौरान आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र आम सभा को भी पीएम मोदी ने संबोधित किया है। और इसी के साथ साथ राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पहली बार क्वाड बैठक में ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री शारीरिक तौर पर मौजूद रहेंगे और इसी के साथ ही हिस्सा लिया जाएगा। अब तक के कार्यक्रम की बात करें तो अब तक के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ मुलाकात कर चुके हैं। इस द्विपक्षीय बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के साथ साथ व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर करने के लिए कई विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन में अलग अलग क्षेत्र की 5 प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने भारत में उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बारे में भी जानकारी दी। और दिल्ली एनसीआर में कई क्षेत्रों में बारिश का दौर आज भी जारी है। गुरुवार शाम को शुरू हुई बारिश रुक रुक कर जारी है और दक्षिणी दिल्ली, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली, यमुनानगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ साथ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में खूब बारिश हुई और बारिश की संभावना आज भी जारी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिन तक कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली के साथ साथ कई जगह ऐसी हैं जैसे कि राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा और आंध्र प्रदेश में तटीय इलाकों में अलग अलग जगहों पर 5 दिनों तक झमाझम बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में अलग अलग जगहों पर शनिवार और रविवार को यानी 25 और 26 सितंबर को भारी बारिश होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि सौराष्ट्र और गुजरात के दक्षिण हिस्से में कई राज्यों में गुरुवार को भारी बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 4 दिनों तक बारिश हो सकती है और राजस्थान में मानसून की सक्रियता के कारण पिछले 24 घंटों में कई हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर तक की बारिश हुई है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि अगले 5 दिनों तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने बताया कि कई राज्यों के पूर्वी हिस्सों में मानसून सक्रिय बना रहेगा। और इसी बीच केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि देश में दिव्यांगों और चलने फिरने में असमर्थ लोगों को उनके घर पर ही कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। सरकार ने इस ऐलान के बाद अब टीकाकरण कार्यक्रम में और तेजी आने की उम्मीद जताई है। हालांकि पहले से ही स्वास्थ्यकर्मी देश के दूर दराज इलाकों में लोगों के घर घर जाकर टीका लगा रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि भले ही दैनिक नए मामलों में कमी आ रही हो, लेकिन देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी भी जारी है। पिछले हफ्ते ही सामने आए संक्रमण में कुल मामलों में से 62.73% अकेले केरल से ही सामने आए। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर उपचाराधीन मरीजों की अगर बात की जाए तो वहां पर उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है। ऐसे में अधिकारियों ने कहा है कि देश में 33 जिलों में फिलहाल संक्रमण दर 10% से अधिक है, जबकि 23 जिलों में संक्रमण दर 5 से 10% के बीच है। उन्होंने कहा है कि आगामी त्योहारों के लिए कोरोना दिशा निर्देशों के तहत निरुद्ध क्षेत्रों और 5% से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों को भीड़भाड़ से बचाना होगा। टीकाकरण अभियान के बारे में अधिकारियों ने कहा है कि देश की करीब 66% आबादी को टीके की कम से कम 1 खुराक लगाई जा चुकी है और 23% आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण हो गया है।
उन्होंने ये भी बताया है कि कोरोना टीके में 63.7% ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए हैं और 35.4% शहरी क्षेत्रों में टीके लगाए गए। साथ ही जानकारी मिली है कि कुल 68.2 लाख खुराक, करीब 0.95% ऐसे कोरोना टीकाकरण केंद्र पर दी गई है जिन्हें ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के तौर पर चिन्हित नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत बताते हुए अब जीएसटी को लागू करने को लेकर फैसला लिया था, लेकिन इसी जीएसटी में पेट्रोल डीजल को शामिल नहीं किया जा रहा। राज्य सरकारें भी नहीं चाहती कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आए। पेट्रोल डीजल को ना तो केंद्र और ना ही राज्य सरकारें जीएसटी के दायरे में लाना चाहती हैं, क्योंकि सरकार को लगता है कि आम आदमी की जेब भरने के चक्कर में उसका ही खजाना खाली हो जाएगा। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आधी हो जाएंगी और पेट्रोल 56 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, जबकि डीजल 55 रुपए प्रति लीटर पर बिकेगा। 16 सितंबर को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस था 40 रुपए 78 पैसे, पर इस पर ढुलाई शुल्क लगा और 32 पैसे पर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी लगी है 32 रुपए 90 पैसे पर कीमत पर 3 रुपए 84 पैसे डीलर कमीशन जुड़ा है। फिर राज्य सरकार ने 23 रुपए 35 पैसे वैट लगा दिया और आखिर में खरीदार को पेट्रोल मिला 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पर, जो डीलर प्राइस से 125% ज्यादा है। सबसे बड़ा सच ये है कि अपना खजाना भरने के लिए सरकार ने आम आदमी के कंधों पर महंगाई का बोझ डाल दिया है। इसीलिए 16 सितंबर को जिस 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 19 पैसे थी, सरकार उस पेट्रोल को 56 रुपए 45 पैसे में नहीं बेचना चाहती। ऐसे में अंदाजा यह है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल डीजल की जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर चल रहे कयासों पर केरल हाईकोर्ट के सुझाव पर चर्चा की गई है। सदस्यों ने साफ तौर पर इसको खारिज कर दिया है। और वहीं पूर्वोत्तर राज्य असम में एक बार फिर से हिंसक झड़प देखने को मिली, जिसकी वजह से ये पूरा मामला दारंग जिले में हुआ, जहां हिंसा के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। घायलों के शरीर पर कूदने के आरोप में एक कैमरामैन को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इस घटना का एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से असम में बीजेपी सरकार और प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस ने इस मामले में जिले के एसपी पद पर तैनात मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के छोटे भाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस का दावा है कि एसपी सीएम के छोटे भाई हैं और उनके आदेश पर ही गोलियां चलाई गई। हिंसा के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले में सीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं। दारंग जिले में पुलिस और लोगों के बीच झड़प के दौरान अधमरे शख्स के साथ अमानवीय व्यवहार भी किया गया था। दरअसल वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक एक ग्रामीण पुलिस की ओर लाठी लेकर भागता हुआ नजर आया, जिसके बाद पुलिस की कई बंदूकें और लाठी उसकी ओर तन जाती हैं। एक गोली लगते ही ग्रामीण नीचे गिर जाता है और फिर कई पुलिस वाले शख्स पर लाठियां बरसाकर उसे अधमरा कर देते हैं। इसके बाद भी कई पुलिस वाले शख्स पर लाठियां बरसाते रहे। कानून के इन पहरेदारों के बीच ही एक कैमरामैन आगे बढ़ता है और जमीन पर बेसुध हो चुके शख्स के सीने पर कूद जाता है, उसकी गर्दन को घुटने से दबाता है और उसको मुक्के मारता है। इतना सब होने के बावजूद कानून की हिफाजत करने वाली पुलिस उसे बस वहां से चले जाने को कहती है। असम पुलिस की एक करतूत वायरल वीडियो में सामने नजर आई, जिसके जरिए अब जब बाहर आई तो सवाल का जवाब देना मुश्किल हो गया। बाद में हमला करने वाले कैमरामैन विजय बोनिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी घटना पर सीआईडी जांच के आदेश भी अब दे दिए गए हैं।